एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लक्ष्य एकेडमी। हम यहाँ असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, जिसमें हम यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर यूनिट 2। ओके, एंड दिस इज योर क्लास 9th। अभी आज जो हम टॉपिक्स करेंगे वो होगा हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एंड रॉयल्टी, इसका थ्योरी पोर्शन। ओके, जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम इसका सिर्फ थ्योरी जो बेसिक्स हैं इनके उसको पॉलिश अप करेंगे। ठीक है, जिनका क्लियर नहीं है उनका क्लियर हो जाएगा और बाकी जिनका हो रखा है उनका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां पे जाके आप हमसे लिंक हो जाएंगे सो दैट क्लास की जितनी भी पीडीएफ्स वगैरह हैं वो सारा आपको टाइमली मिलता रहे। मॉक टेस्ट का पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको क्या है टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, चलिए, अगर किसी स्टूडेंट को डिटेल प्रिपरेशन करनी है, मतलब कि आपको पूरे यूनिट्स कवर चाहिए, उसका थ्योरी और मॉक टेस्ट चाहिए, पीडीएफ चाहिए इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको पीडीएफ चाहिए, देन आपको मॉक टेस्ट देना है, तो ये सारी तमाम चीजें जो हैं ये सारा कवर हो जाएगा आपका पेड बैचेस में, जिसको अगर अभी आप परचेज करते हो ना तो 22% का ऑफ मिलेगा और आपको कोड उसके लिए यूज करना है PJM का। ठीक है, ये PJM आपका कोड है जिससे कि आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके आप क्या है वहां पे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी आपके इश्यूज हो ना उसको यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और परचेज कर सकते हैं। चलिए, ये सारी तो आपकी कोर्स से रिलेटेड बातें थी। अब हम आते हैं अपनी क्लास पे। देखिए, आज की जो क्लास है इसमें हमने कहा कि हम थ्योरी करेंगे हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट एंड योर रॉयल्टी का। ठीक है, तो देखिए, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो है ना, यानी कि किराया खरीद समझौता और जो आपका किस्त जो आपका है किस्त खरीद प्रणाली, ये दोनों जो है ना ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं। ठीक है, दोनों में होता क्या है कि हम क्रेडिट पर सामान खरीदते हैं जिसका कि मतलब मान लीजिए कोई ऐसा गुड है या कोई ऐसा एसेट है जो अफोर्डेबल नहीं है, मतलब वन टाइम पेमेंट हम उसका नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं उसके लिए ना छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स बना लेते हैं। जैसे आप EMI पे सामान खरीदते हो, जैसे आपको मोबाइल खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, कोई कार खरीदनी है जिसका वन टाइम पेमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है हमारे लिए, है हमें चाहिए बट हम वन टाइम पेमेंट नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, तो हम उसके इंस्टॉलमेंट्स बना लेते हैं, EMIs, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट बनाते हैं ना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, बस दोनों को नाम अलग अलग दिया गया है। अब नाम अलग अलग क्यों दिया गया, हम इसको अलग अलग क्यों स्टडी करें, क्यों इसकी अलग अलग अकाउंटिंग करें, ये सारी चीजें तमाम चीजें हमारे दिमाग में आती रहती हैं। तो देखिए, इसको अलग अलग स्टडी करने के पीछे ना ये 3 पॉइंट्स है, मतलब ये 3 पॉइंट जो है ना जिसकी वजह से ये दोनों डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और हमको इसको अलग से स्टडी करना पड़ता है। ओके, अब देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे सबसे पहला कह रहा है, पहला पॉइंट जो है वो है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मतलब जो मालिकाना हक है वो कब और कैसे हस्तांतरित होगा, उसके उस मामले में दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। देन सेकेंड आता है आपका रिकवरी ऑफ गुड्स, गुड्स की रिकवरी, जो सेलर है क्या वो गुड्स को रिकवर कर सकता है, मतलब हमसे वापस ले सकता है तो कब वापस ले सकता है, क्यों वापस ले सकता है, ये सारी चीजें इस पॉइंट पे भी दोनों एक दूसरे से भिन्न है। एंड थर्ड इज योर फॉर फ्यूचर ऑफ इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर चुके हैं, है ना, मान लीजिए कि हमने कोई एक वस्तु खरीदी, कोई एक मशीनरी खरीदी जिसका जिसका प्राइस क्या है 5 लाख है, उसको हमने 5 इंस्टॉलमेंट्स में बांट दिया, 1-1 लाख का एक इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये जो इंस्टॉलमेंट्स हमने दिए हैं, मान लीजिए कि कोई इंस्टॉलमेंट हम नहीं दे पाते, तो क्या बाकी दिए गए इंस्टॉलमेंट्स हमसे जब्त कर लिए जाएंगे, तो कब कर लिए जाएंगे, क्यों कर लिए जाएंगे, है ना, ये सारी चीजों में भी हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज दोनों जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक, तो इन्हीं 3 पॉइंट की वजह से क्या है हमको इसको अलग अलग स्टडी करना है। चलिए, वन बाय वन देख लेते हैं ये तीनों पॉइंट्स क्या कहते हैं। पहला है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कि आप मालिक कब बनेंगे। हायर परचेज सिस्टम कहता है कि जब आप आखिरी पेमेंट कर देंगे, यानी कि सारा इंस्टॉलमेंट जब आप पे कर देंगे, जब आप आखिरी वाला जिस दिन पे करोगे ना उस दिन आप उस असेट के या उस गुड के मालिक बनोगे, उस दिन आपको उसकी ओनरशिप मिलेगी। इससे पहले क्या रहेगा, सिर्फ आपके पास पोजेशन रहेगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या कहता है कि आपने जैसे ही इसको परचेज किया, एट द टाइम ऑफ सेल, इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ सेल, जैसे ही वो सामान आपने खरीदा आप उसके मालिक हो गए। ठीक है, उसका पोजेशन एंड ओनरशिप दोनों आपके कंट्रोल में आ गया। ठीक है, आप उस वस्तु के मालिक अभी से हो गए, ये डिफरेंस था। देन आता है आपका रिकवरी ऑफ गुड्स, हमसे गुड्स कब रिकवर कर लिया जाएगा। हायर परचेज कहता है
कि जब बायर फेल होता है किसी भी इंस्टॉलमेंट को पे करने के लिए, ठीक है, मान लीजिए आपने 2 इंस्टॉलमेंट दिए और तीसरे इंस्टॉलमेंट को आप किसी कारणवश विफल हो गए उसको पे करने में, तो उस वक्त क्या है, जो सेलर है ही कैन रिकवर द गुड्स बैक, वो आके आपसे वो सामान लेके जा सकता है। मान लीजिए कि आपने बाइक खरीदी थी, इंस्टॉलमेंट 2 आपने दी, तीसरे में आप देना मतलब नहीं दे पाए, तो क्या है, सेलर आके आपका सामान लेके चला जाएगा, ठीक है, लेके जा सकता है। अब वो उस पर डिपेंड करता है लेके जाएगा या नहीं जाएगा, आपको टाइम देगा या नहीं देगा, वो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है, बट वो लेके जा सकता है, उसके पास राइट है, कहाँ, हायर परचेज सिस्टम में। लेकिन इंस्टॉलमेंट वाले में क्या है कि अगर आप फेल होते हो इंस्टॉलमेंट देने में, है ना, तो सेलर कभी भी आपका सामान लेके नहीं जा सकता, ठीक है, आप भले आज दो, कल दो, परसों दो, आप जितना लेट दोगे ना उतना ज्यादा क्या है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो सामान नहीं लेके जाएगा, वो पैसा लेके जाएगा। देखिए, और दोनों में एक अंतर और क्या है कि इसमें हम क्या है कि इसमें हम रेंट देते हैं, है ना, मतलब जब तक हम सामान यूज करेंगे हम उसका किराया देते रहेंगे, जिस दिन हमने सारा रेंट दे दिया उस दिन वो सामान हमारा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमको लोन की तरह हमको ट्रीट करना होता है कि जितने का, जैसे मान लीजिए 5 लाख का हमने एसेट खरीदा ना, तो 5 लाख हम पे लोन है, हमको वो लोन चुकाना ही चुकाना है विद इंटरेस्ट, ठीक है। थर्ड आता है हमारा फॉरफीचर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। जैसा कि हमने यहाँ पे कहा कि जितना हमने इंस्टॉलमेंट पे किया है उतने तक हम सामान यूज करेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमने 2 इंस्टॉलमेंट दिया है, तीसरा हमने नहीं दिया या तीसरे से हमने देना बंद कर दिया, तो क्या है कि 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा तो ये फॉरफिट कर लेगी, ठीक है, और बाद बाकी सामान अपना लेके चली जाएगी, ठीक है, बाकी 3 लाख से उसको कोई मतलब नहीं है। उसने आपसे 2 लाख रुपए लिए और 2 लाख रुपए के बदले आपने जितने दिन भी उसको यूज करना था आपने उसको यूज किया और फिर वो अपना सामान लेके चली जाएगी। बट इंस्टॉलमेंट में क्या है कि देखिए, अगर मान लीजिए 2 आपने इंस्टॉलमेंट दिए, तीसरे में आप फेल हो गए, तो वो क्या करेगी, आपका सामान लेके नहीं जाएगी। अगर आप नहीं देते हो बाकी के 3 इंस्टॉलमेंट्स, तो क्या है, ये 2 तो वो जब्त कर लेगी और बाकी जो 3 लाख रुपए बचे, 2 लाख आपने पेमेंट कर दिया है, 3 लाख जो बचा उसके लिए वो आप पे केस कर सकती है, लेकिन यहाँ आप पे कोई केस वेस नहीं होगा, ये अपना सामान लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, हमको दोनों को अलग अलग स्टडी करना होता है। इसके आगे की जो चीजें हैं हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट में, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है, वो आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट सेशन, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे, दैट इज योर रॉयलिटी, ठीक है। अब देखिए, रॉयलिटी क्या है, रॉयलिटी जो ये शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या है कि रॉयलिटी एक ऐसा अमाउंट है जो हमको पीरियोडिकली किसी को पे करना होता है, ठीक है, एक ऐसा अमाउंट जो हमको बार बार पे करना होता है। अब ये पे किस लिए करना होता है, चलिए एक एग्जांपल से समझेंगे हम। मान लीजिए एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, ठीक है, मिस्टर ए के घर में, ए के जमीन में क्या हुआ, अचानक से सोने की एक खान निकल के आ गई, ठीक है, केस नंबर 1, ठीक, इनके घर में सोने की एक खान निकल के आ गई। अब ये ठहरे सीधे साधे इंसान, ठीक है, इनको नहीं पता कि खान निकला तो है, लेकिन इस खान में से सोने को निकालना कैसे है, उसको कमर्शियल कैसे बनाना है, उसको इस रूप में कैसे लेके आना है कि उसको वो बेच पाए मार्केट में और उससे पैसे ले पाए, है ना। तो इन्होंने क्या किया, किसी एक मिस्टर बी को निकाला जो कि यही काम करते हैं, है ना, वो एक्सट्रैक्शन का काम करते, वो माइनिंग का काम करते हैं, है ना। तो उन्होंने मिस्टर बी को कहा कि हम आपको राइट देते हैं, हम आपको अधिकार देते हैं कि आप हमारे जो लैंड है, जो हमारे पास जो माइन निकली है, उसमें से आप सोना निकालो, उसको बेचो, और जब आप बेचोगे ना तो मुझे कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट देते रहना, कुछ अमाउंट मुझे रॉयल्टी के रूप में ना सालाना आप देते रहना, जितना बिजनेस करोगे उस हिसाब से देना, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि रॉयल्टी जो है ये किसी राइट के लिए हम क्या करते हैं, पैसे लेते हैं। अब वो राइट माइनिंग का राइट हो सकता है, क्वेरी का राइट हो सकता है, पेटेंट को यूज करने का राइट हो सकता है, कॉपीराइट को यूज करने का राइट हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी एक इंसान की किसी वस्तु को यूज करने के लिए आप क्या है, किसी को राइट देते हो और उस राइट के बदले में क्या है, आप पैसे लेते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। इसमें जो आपका ये जो मिस्टर ए है, ये कौन है, आपके लेजर, इनको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, हम लेजी बोलते हैं, ठीक है। जिसने राइट दिया वो लेजर और जिसने राइट लिया वो लेजी आपका, ठीक है। इतनी चीजें हमने समझ ली। अब देखिए, 2-3 चीजें इसके साथ हमको और समझनी है। जैसे एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं क्लियरिटी के लिए, जैसे टी सीरीज के गाने सुनते हैं ना, तो आपको पता है कि टी सीरीज का मालिक कोई और है, बट
उसके टी सीरीज के गाने ना बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको सुनने को मिलते हैं। तो ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जब ये चलते हैं तो उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, कुछ इनकम आती है। तो वो जो इनकम जो दूसरे लोग कर रहे हैं ना अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चला के, तो वो इनकम का कुछ शेयर ना वो टी सीरीज वालों को देते होंगे, है ना। मतलब कोई भी एक ऐसी चीज को यूज करने के लिए जब हम मतलब किसी का हम कोई कॉपीराइट, कोई पेटेंट, कोई ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं और उसके बदले हम उसको पैसे देते हैं ना, तो वो रॉयल्टी की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए दो तीन चीजें हमको यहाँ से समझ लेनी है। देखिए एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि रॉयल्टी अकाउंट जो है वो किस तरीके का अकाउंट है, तो वो एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि नाम मात्र खाता है। ओके, देन दूसरा क्या है कि रॉयल्टी, अब देखिए रॉयल्टी क्या है, आपका दो तरीकों से चार्ज किया जाता है ना। जैसे एक तो होता है रॉयल्टी बेस्ड ऑन द आउटपुट, यानी कि जितना आप आउटपुट निकालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक महीने में हमने 100 टन सोना निकाला, ठीक है, या 10 टन सोना निकाला, तो ये हो गया क्या, आउटपुट के बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेसिस पे, जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना। और दूसरा क्या होता है, दूसरा तरीका सेल्स के बेसिस पे। सेल्स के बेसिस पे मतलब कि कोई सामान हमने कितना बेचा, जैसे मान लीजिए कि हमने मतलब मान लीजिए कि मैंने एक बुक लिखी, ठीक है, और मैंने उस बुक को सिर्फ लिखा, बाकी उसको बेचने पब्लिकेशन का काम मैं नहीं कर रही, कोई और कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, वो जब सेल्स करेगा ना, तो वो जितना सेल्स करेगा उस सेल्स के अकॉर्डिंग मुझे रॉयल्टी देगा। तो ये दो तरीके से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स मेड। ओके, क्लियर। अब चलिए देखिए, जब अगर आउटपुट के बेसिस पे होता है ना, तो उसको हम क्या मानते, उसमें जो खर्चा होगा वो उसको उसको हम क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और वो कहाँ दिखाते, प्रोडक्शन और ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते। ये सारे पॉइंट्स आप ना एक बार पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपके पास रहेगा दोनों लैंग्वेजेस में, इसको एक बार आप स्टडी कर लेंगे ना तो आपके लिए इजी रहेगा। चलिए अब देखिए दो तीन शब्द हमको समझने हैं, जिसके बेसिस पे ना हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, हमको पूरा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला इसमें क्या आता है, मिनिमम रेंट, न्यूनतम किराया। अभी न्यूनतम किराया क्या है, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी को ये अधिकार दिया था कि आप यहाँ से माइनिंग करो, ठीक है, अधिकार तो उनको दे दिया, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी इनको यूज करने के लिए दी, कहा कि आप यहाँ से निकाल के काम करो। बट मान लीजिए कि मिस्टर बी क्या है, 2 साल के लिए लेके उसको बैठ गए हैं, 2 साल तक इनको कुछ रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दिया, कुछ कमा करके नहीं दिया, तो इनका तो लॉस हो गया ना। अगर मान लीजिए मिस्टर सी को इन्होंने दिया होता तो वो इनको यहाँ से इनकम जनरेट करके देते, बट ये नहीं दे रहे। तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया गया, एक मिनिमम रेंट फिक्स किया जाता है, एक न्यूनतम किराया फिक्स किया जाता है। मिस्टर ए ने कहा कि आप चाहे कमाओ चाहे ना कमाओ, आप काम करो या ना करो, बस मुझे क्या करना ना, 20,000 रुपए, मान लेते हैं कि 20,000 रुपए हर महीने पे करना। मिस्टर बी ने कहा ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब आप मिस्टर बी बिजनेस करे ना करे कोई मतलब नहीं है, वो हर साल क्या करेंगे, इनको 20,000 रुपए रॉयल्टी के रूप में देते रहेंगे। तो ये जो एक न्यूनतम किराया है, एक न्यूनतम प्राइस जो फिक्स किया गया है दोनों की सहमति से, पूर्व काम के स्टार्ट होने से पहले जो ये मूल्य डिसाइड किया गया, इसको हम क्या बोल देते हैं, मिनिमम रेंट। मतलब ये जो लेजी हैं, इनको ये पैसे इनको देने ही देने हैं, और इसका नाम क्या होगा इस पैसे का, न्यूनतम किराया, मिनिमम रेंट, ठीक है। इसी को आप डेड रेंट, फिक्स्ड रेंट, रॉक रेंट या फ्लैट रेंट के नाम से जानते हैं। ओके, दूसरी चीज आती है, देखिए यहाँ से आप ना देख लेंगे कि इसके बारे में और एग्जाम्पल के समेत है, उसको आप देख लेंगे एक बार, क्लियर हो जाएगा आपका प्रॉब्लम, मतलब अगर कोई इश्यूज रहती हैं फिर भी तो आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज हमारे पास आती है, एक होता है शॉर्ट वर्किंग। अब ये शॉर्ट वर्किंग क्या चीज है, देखिए जैसे हमने कहा, मान लीजिए कि ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है, ठीक है। ए ने बी से कहा था कि आप मुझे हर साल 20,000 रुपए दोगे, ठीक है। लेकिन बी ने फर्स्ट ईयर में कितना पैसा कमाया, सिर्फ 10,000 कमाया, ठीक है। अब इसको देने हैं 20,000 रुपए, लेकिन इसने कमाया 10,000 रुपए ही। अब ये चला गया -10,000 में, है ना। इसको 10,000 तो अपने पॉकेट से निकाल के देने पड़ेंगे, क्योंकि इसने कमाई तो 10,000 की ही की है। तो ये जो इसने कम कमाया, ठीक है, जितना इसको देना था उससे जब इसने कम कमाया ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कम कमाया, मतलब शॉर्ट वर्किंग, कम काम किया, शॉर्ट वर्किंग हुआ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो लेजी है ये आपका घाटे में चला गया। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, जब आपका यहाँ पे आपका ये 20,000 क्या है, मिनिमम रेंट तय हुआ था, और एक्चुअल रॉयल्टी कितनी आई आपके पास, ये एक्चुअल रॉयल्टी है, आपने कमाया कितना, लेजी ने 10,000। तो जब एम आर आपका ए आर से ज्यादा हो जाए ना, मतलब यहाँ पे 20,000 है, ये एम आर आपका ज्यादा है, आपको मिनिमम रेंट ज्यादा देना पड़ रहा है लेकिन आपकी कमाई कम है, तो इस चीज को हम बोलते हैं
शॉर्ट वर्किंग। ऐसी ही एक दूसरी चीज है कि रिकूपमेंट। अब जो शॉर्ट वर्किंग हुई, जैसे वहां पे 10,000 माइनस 10,000 में चले गए थे मिस्टर बी, है ना, उनको अपने पॉकेट से 10,000 देने पड़े थे। तो अब क्या है कि आगे आने वाले सालों में अगर वो ज्यादा कमाते हैं, है ना, जरूरी नहीं है कि हर बार वो कम ही कमाएंगे, हो सकता है किसी साल वो ज्यादा कमा ले। जैसे कि मान लीजिए कि किसी साल उन्होंने क्या किया कि उनको देने तो थे 20K, है ना, 20K क्या था हमारा मिनिमम रेंट था, उनको रॉयल्टी देनी थी, मिनिमम रेंट देना था 20,000 का, लेकिन उन्होंने एक्चुअली कमाया कितना, उन्होंने कमा लिया 50,000। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे जो एक्चुअल रॉयल्टी जो आई, ये कितना हो गया, ये आपका 50,000 हो गया। यहाँ पे ये आ गए, मिस्टर बी आ गए 30,000 के सरप्लस में, है ना, ये 30,000 के सरप्लस में आ गए। तो अब क्या है, इनका जो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हुआ था पिछले साल है, मान लीजिए ये 2024 में इनका 23 मारे थे, 2023 में इनको 10,000 अपनी पॉकेट से देने पड़े थे, लेकिन यहाँ पे 2024 में क्या हुआ, इनके पास 30,000 रुपए आए, प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ, है ना। तो अब क्या है, ये जो लॉस इनको हुआ था, ये जो शॉर्ट वर्किंग हुई थी ना, उसको ये यहाँ से रिकूप कर सकते, मतलब यहाँ से निकाल सकते, रिकूप, पुनर्प्राप्ति, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वर्ष वो क्या करेंगे, इस वर्ष उनको ज्यादा पैसे ना दे करके इसमें से अपना पैसा निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहां से इसके बाद ये 3 टर्म्स हमने समझ ली, रॉयल्टी देख लिया, हायर परचेज देख लिया, इंस्टॉलमेंट देख लिया। आज जो हमने देखा ये थ्योरी पोर्शन था। ठीक है, शॉर्ट में आपको ये सारी चीजें बता दी गई कि ये होता क्या है। ठीक है, बेसिकली हमको नॉलेज हो गया कि ये होता क्या है। अब क्या है, जब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे ना, ये थ्योरी का तो आज इवनिंग में आपका टेस्ट हो जाएगा, मॉक टेस्ट हो जाएगा, और बाकी जो प्रैक्टिकल वाली चीजें बची न्यूमेरिकल वाली, वो कल करेंगे, और उसका न्यूमेरिकल उसका जो मॉक है वो भी उसी दिन ले लेंगे। ठीक है, तो टिल देन एवरीवन, थैंक यू। इतने को आप रिवीजन करेंगे, ये आपके पास पीडीएफ अवेलेबल रहेगा, आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक गिवन है, वहां पे जाके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप क्लासेस में, ये जो क्लासेस हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा, यहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं। आप एक बार इसको देखिएगा, है ना, आराम से इसको पढ़िएगा, और फिर क्या है, यहाँ से अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा, और इवनिंग में हम टेस्ट हो जाएगा हमारा मॉक टेस्ट, तो आप दे दीजिएगा, तो थ्योरी वाला पोर्शन जो है ना वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। चलिए।